हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिकों को आपको कवर करा चुके हैं और 3 चैप्टर जो है वो हालांकि कंप्लीट कर चुके हैं हम। ये हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और हमारे YouTube चैनल का नाम है स्टडी रूम 2.0 और ये पार्ट हमारा 7 है। इससे पहले इसकी भी 6 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करा रहे हैं और बिल्कुल टॉपिक वाइज लेकर के सब कुछ चल रहे हैं, जिससे कि आपको ट्यूशन की भी बिल्कुल आवश्यकता न पड़े और आप हमारी वीडियो देखकर ही अपने नोट्स तैयार कर सकें और साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकें। तो आइए बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले आ जाता है एक मोटिवेशन शायरी। कुछ भी पढ़ने से पहले हमें मोटिवेशन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। वैसे आप लोग बहुत हिम्मत वाले बच्चे हों तो बिल्कुल ही आपको तो डरने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक मोटिवेशन शायरी हो जाए तो बात बन जाए, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। थक गए पैर, थक गए पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी, थक गए पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जज्बा है जीने का सफ़र है अभी जारी। यानी जज्बा है जीने का सफ़र है अभी जारी, नेवर गिव अप। ठीक है, मतलब पैर थक गए हैं, हिम्मत नहीं हारनी है आपको। ठीक है, आपको कुछ भी काम करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, अपना सफ़र लगातार जारी रखना है, क्योंकि जो आदमी, जो व्यक्ति कोशिश करता है वो एक ना एक दिन सफल अवश्य हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये आज काफ़ी थोड़ी लेंथी वीडियो हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ही लंबे लंबे टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला आ जाता है कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। ठीक है, आज कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आ जाता है हमारा कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की निम्नलिखित 2 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति का क्या नाम है हमारा, साधारण पद्धति। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रारंभ में रसायनज्ञों में कार्बनिक यौगिकों के नामों को उनके इतिहास पर आधारित किया। जो सबसे पहले क्या किया, जो हमारे रसायनज्ञ थे, उन्होंने कार्बनिक यौगिकों को उनके इतिहास के इतिहास के आधार पर ही उनको नाम दे दिया। ठीक है, CH4 मैथेन के लिए मैथेन का नाम मैथिल अल्कोहल से प्राप्त किया गया। जो आपका CH4 है, इसका नाम मैथेन होता है, तो इसका नाम जो मैथेन रखा गया वो मैथिल अल्कोहल से प्राप्त किया गया था। ठीक है, जिसको प्रारंभ में लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था। मतलब जो मैथिल था हमारा, इसे लकड़ी के भंजक, ठीक है, तथा आसवन से प्राप्त किया गया था। ठीक है, और जिसका नाम कास्ट स्प्रेट रखा गया था। शुरू में इसका क्या नाम रखा गया था हमारा, कास्ट स्प्रेट रखा गया था है। ठीक है, इससे मैथिल शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्द, जो हमारा मैथिल शब्द है, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला है हमारा मैथु। मैथु का मतलब होता है शराब। ठीक है, हालांकि शराब पीना हानिकारक है। ठीक है, आप लोग इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें और अपने बड़ों को भी सलाह दें कि ऐसी नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। हालांकि जो मैथु शब्द का अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है शराब। ठीक है, और दूसरा है हमारा यूल। ठीक है, इसका मतलब होता है कास्ट। ठीक है, से प्राप्त किया गया था। ये हमारे 2 ग्रीक शब्द थे। ठीक है, जिनका मैथु का शब्द होता है शराब और हयूल का मतलब होता है कास्ट। ठीक है, से प्राप्त किया गया था। इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल का नाम सिरके के लैटिन नाम एसिटम से प्राप्त किया गया था। जो हमारा सिरका होता है, जिसमें आप अपनी घर के रसोड़े में आप देखते होंगे आपकी माताएं बहनें क्या करती हैं, हमारी माताएं बहनें सभी क्या करती हैं, जो सिरका होता है उससे अचार भी डालती हैं। तो वो जो सिरका होता है उसका नाम जो था एसिटम था, उससे ही हमने एसिटिक अम्ल का नाम रखा गया था। ठीक है, इसी प्रकार से कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की साधारण या निरर्थक
पद्धति का जन्म हुआ। इससे क्या हुआ, हमारा जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं उनके नामकरण का एक निरर्थक पद्धति का जन्म हुआ। इस पद्धति का यह लाभ है कि यौगिकों के नाम छोटे होते हैं और आसानी से याद हो जाते हैं। जो हमारी साधारण पद्धति है इसमें क्या होता है, इसमें कार्बनिक जो यौगिकों के नाम होते हैं वो छोटे होते हैं, जिससे क्या होता है ये आसानी से याद हो जाते हैं। परंतु इसकी हानि है, यह हानि है, इसकी एक हानि भी है कि किसी एक ही यौगिक के अनेक नाम हो सकते हैं। कि इसकी क्या हानि है कि एक ही यौगिक के क्या हो सकते हैं, अनेक नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि एक ही यौगिक के बहुत सारे नाम होंगे तो वो काफ़ी सारे याद करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, अब आ जाती है दूसरी पद्धति जिसका नाम है हमारा जनेवा पद्धति। ठीक है, आइए इस पद्धति के बारे में भी हम जानते हैं। कार्बनिक यौगिकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कार्बनिक यौगिकों के नामों को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता हुई। मतलब जो है आपको पता है 3 मिलियन से अधिक यौगिक पाए गए हैं, अभी तक कार्बनिक यौगिक पाए गए हैं। इनकी बढ़ती जो क्रमबद्ध संख्या है इसको क्या है देखते हुए एक और पद्धति के बनाने की आवश्यकता, क्रमबद्ध करने की इनकी आवश्यकता हुई। सबसे उत्तम पद्धति वह है जो यौगिक की संरचना को प्रकट करती है। सबसे जो अच्छी पद्धति होती है वो होती है जो यौगिकों की क्या हो, संरचना क्या हो, प्रकट करती हो। इस कार्य के लिए सन 1892 में अंतर्राष्ट्रीय रसायनज्ञों की एक समिति बुलाई गई सन 1892 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय रसायनज्ञों की। ठीक है, रसायनज्ञों यौगिकों इस समिति के यौगिकों के नामकरण की एक परिमेय पद्धति प्रस्तुत की गई। जो हमारा ये एक समिति बुलाई गई थी, इसमें क्या हुआ, यौगिकों के नामकरण की एक परिमेय पद्धति प्रस्तुत की गई। साधारणतया इस पद्धति को जनेवा पद्धति कहते हैं। जो हमारी 1892 ईस्वी में जो समिति हमारी बुलाई गई थी उसमें क्या हुआ था कि एक परिमेय पद्धति प्रस्तुत की गई थी। इस पद्धति को हमने क्या नाम दिया था, जनेवा पद्धति। ठीक है, यह पद्धति पूर्ण न होते हुए भी अच्छी थी। मतलब यह पूरी तरह जब प्रस्तुत की गई पूरी नहीं थी, लेकिन यह फिर भी अच्छी थी। ठीक है, रसायनज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय यूनियन ने इसका शोधन किया और सन 1922 तथा अंत में सन 1931 में अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित किया। जब इन्होंने देखा कि जब इन्होंने 1892 में इन्होंने ये समिति बुलाई और इसमें परिमेय पद्धति दी जिसका नाम हमने जनेवा पद्धति रखा, देखा कि ये पूरी तरह पूर्ण नहीं है तो इसको क्या किया गया, इसमें शोधन किए गए, इसको पूर्ण करने की कोशिश की गई और साथ ही साथ 1922 तथा अंत में 1931 में इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। ठीक है, साधारणतया इस पद्धति को IUC अथवा IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, 1957 पद्धति कहते हैं। मतलब इन्होंने जो लास्ट में मतलब इसका जनेवा पद्धति का शोधन किया और इसको लास्ट में आकर के 1931 में जो रिपोर्ट इन्होंने प्रकाशित की उसमें इसको नाम दिया गया, या तो इसको बोला जाता है IUC अथवा IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये इसको नाम दिया गया था। ठीक है, आज तक ये पद्धति चल रही है और ये बहुत ही अच्छी पद्धति है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्रियात्मक समूह की एक सारणी आ रही है। इसमें क्रियात्मक समूह लिखा हुआ है, आपका क्या लिखा हुआ है, श्रेणी का नाम है क्रियात्मक समूह पूर्व लगन अनुलंब। ठीक है, जब आपको हम क्या करेंगे कि नाम लिखना सिखाएंगे कि किसी भी यौगिक का हम जब नाम लिखेंगे तो उसमें ये काफ़ी सारा काम आएगा। ठीक है, तो आप इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, इसको COOH से क्रियात्मक समूह इसका क्या होता है, COOH होता है। पूर्व लगन कार्बोक्सी और अनुलंब होता है ओइक अम्ल। ठीक है, तो इनसे मिलकर ही हमारा क्या बनता है, मतलब यौगिकों का नाम इनसे बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने एस्टर है, एस्टर हेलाइड है,
एल्डिहाइड यानी CH जो होता है इसका क्रियात्मक समूह होता है, पूर्व लगन एल्ड होता है और इसके अंत में यानी अनुलंब में क्या लगाया जाता है, अल लगाया जाता है। साथ ही कीटोन, साइनाइड, एल्कोहल, थायोल, एल्किल, एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, ये देखिए आप डबल बॉन्ड को एल्कीन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन बोलते हैं। इनका कोई भी पूर्व लगन नहीं होता है। साथ ही अनुलंब इनका इन और आइन होता है। तो ये काफ़ी सारे आपके सामने क्या दे रखे हैं, श्रेणी के नाम है, क्रियात्मक समूह है, पूर्व लगन है और अनुलंब है। आप इनको सिर्फ कॉपी में नोट कर लीजिए। जब आपको हम नाम लिखना सिखाएंगे तो उसमें आपको ये काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, ये मेरे खुद के हैंड राइटिंग है जिससे कि मैं आपके लिए लिख करके और बिल्कुल ही अच्छे से जो आपको बिल्कुल ही यूज़फुल है और बहुत काम आने वाले जो क्रियात्मक समूह है वो आपके सामने लिख करके लाया हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाता है हमारा हाइड्रोकार्बन मूलकों तथा अभिक्रियात्मक समूह के आधार पर विभिन्न यौगिकों का IUPAC नामकरण निम्न प्रकार होता है। ठीक है, अब आइए आपको हम दिखाते हैं कि IUPAC नामकरण किस प्रकार हो जाता है और निम्न प्रकार होता है। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट आ जाता है, पहला एल्केन अथवा पैराफिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एल्केन अथवा पैराफिन देखते हैं। तो आइए, IUPAC पद्धति में संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन कहा जाता है। जो आपका IUPAC पद्धति है उसमें जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनको ही क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। अन्य सब कार्बनिक यौगिकों को एल्केनों का व्युत्पन्न मानकर उनका नाम रखा जाता है। भिन्न भिन्न सजातीय श्रेणियों के नाम एल्केन के नाम से अनुलग्न जोड़कर प्राप्त होते हैं या जो अनुलग्न है उसे जोड़कर रखे जाते हैं। अतः इस पद्धति में किसी कार्बनिक यौगिक का नाम दो भागों को मिलाकर बनता है। पहले भाग को क्या कहते हैं, पूर्व लगन, और दूसरे भाग को क्या कहते हैं, अनुलग्न कहते हैं। उदाहरण, ठीक है, जो हमारा ये आपके सामने जो आपके ये दिख रहे हैं एल्केन है, एल्केन जो पद्धति आपको दे रखी है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इनको ये एल्केन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पहला भाग जो होता है हमारा पूर्व लगन होता है और दूसरा भाग हमारा क्या होता है, अनुलग्न होता है। तो आप नीचे उदाहरण देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा मैथेन, इसमें क्या है CH4। ठीक है, आपका देखिए मैं आपको पिछली स्लाइड में दिखाता हूँ। इसमें क्या जो आपका एल्केन है इसमें लास्ट में आवाज़ कैसी आ रही है, एन, एल्केन, एन की आवाज़ आ रही है, एन की। ठीक है, तो आपको मैं एक वो सारणी दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, एल्केन की आवाज़ आ रही है। ठीक है, इसमें लिखा जो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, इसमें लिखा नहीं हुआ है, जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है उसमें जो होता है एल्केन की आवाज़ आती है। अब आपको हम CH4 की संरचना कर दिखाएं तो आप देखिए हमारी CH4 की अगर हम आपको संरचना दिखाएं, ठीक है, जैसे कि C और इसके साथ सिंगल बॉन्ड में H और इसके H और H और ये एक और H। ठीक है, ये हमारी क्या है, CH4 की संरचना है। तो हमारा जो सिंगल बॉन्ड है इसको क्या बोलते हैं, इसमें एन की आवाज़ आती है। ठीक है, अगर सेकंड डबल बॉन्ड है तो इन की, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन की आवाज़ आती है। ठीक है, तो ऐसे ही जब आपको हम नाम लिखना सिखाएंगे तो आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कार्बन की संख्या 1 है तो उसे मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 कार्बन की संख्या है 4 तो ब्यूट, 5 की हो तो पेंट, 6 की हो तो हेक्स, और ये आगे तक बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अगर आपका 8 आ जाए तो ऑक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, आपके एल्केन के क्या है, उदाहरण हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेथेन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाइलाइटर लेते हैं। जैसे मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, ये सभी क्या है, आपके एल्केन हैं और ये 2 भागों से मिलकर बने होते हैं, पहला पूर्व लगन और दूसरा अनुलग्न। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, और दूसरा हमारा आ जाता है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, दूसरा हमारा आ जाता है
ओलेफिन अथवा एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे कि आपको पिछले हमने इस स्लाइड में बताया कि इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड आपका आता है। क्या आता है इसमें, सिंगल बॉन्ड आता है। तो इसमें देखिए आपका एल्कीन, हमने आपको बताया ईन आता है। ठीक है, आपको इस पिछले स्लाइड में दिखाते हैं हम। यहाँ पे देखिए आपको क्या की आवाज़ आ रही है, एल्कीन, ये देखो एल्कीन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रही है, ईन की आवाज़ आती है। तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे आपको वहाँ पर यूज़ होंगे जब आप इनका नाम, रासायनिक नाम लिखोगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं वापस ही अपनी स्लाइड पर। तो आपके सामने देख पा रहे हैं ओलेफिन या एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए, इसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणु के मध्य एक द्विबंध होता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको पिछली स्लाइड में ले जा करके दिखाया कि जिसमें एल्कीन यानी ईन की आवाज़ आती है उसमें डबल बॉन्ड होना अनिवार्य होता है कार्बन के बीच। ठीक है, तो वही बात हमने लिख रखी है कि इसमें दो कार्बन परमाणु के मध्य एक द्विबंध होता है। इस श्रेणी के विभिन्न यौगिकों के नाम अनुरूप एल्केनों के नाम से लिए गए हैं। इसके लिए एल्केनों के नामों से एक अनुलग्न हटाकर साधारण नामों के लिए इलीन और IUPAC नामों के लिए ईन लगाते हैं। ठीक है, हमने आपको पिछली स्लाइड में ले जा करके दिखाया कि हम IUPAC पद्धति में क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं इसके लास्ट में। ठीक है, जो इसका अनुलग्न होता है उसको हटाकर हम जो एन है, देखिए यहाँ पे मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ। जैसे कि एन अनुलग्न है ना, इसको हटाकर हम क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं IUPAC पद्धति में। ठीक है, अब आप देखिए CH4 क्या है हमारा, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, एल्केन होगा। अगर आप इस संरचना खोलें, एल्कीन CH2 कैसे हो गया, आप अगर आपके दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आएगा कि CH4 एल्केन है और CH2 एल्कीन कैसे हो गया, तो हमने आपको बताया है कि इसमें कार्बन के मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है अगर वो एल्कीन है। तो आप देखिए हम लेते हैं C, ले लिया हमने। ठीक है, हमारा क्या है, कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होना अनिवार्य होगा। तो आप क्या लेंगे, डबल बॉन्ड हो गया आपका, ये आपका। अगर आप हमारा देखें तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे जैसे कि आप CH2 देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, इसका साधारण नाम हो जाएगा आपका मेथीन। ठीक है, मैथिलीन, माफ़ कीजिएगा, मैथिलीन। और अगर इसका IUPAC पद्धति में, ठीक है, अगर IUPAC पद्धति में देखें तो इसका नाम हो जाएगा मेथिन। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका नाम मेथिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आपके सामने देख रहा है C2H6। ठीक है, ये C2H6 हो गया आपका, ये हो गया एथेन। ठीक है, अब आप देखिए C2H4, C2H4, इसमें क्या हुआ, अगर इसकी संरचना को खोलें, ठीक है, अगर हम इसकी संरचना को खोलते हैं तो क्या संरचना है हमारी, अगर हम लिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आप समझ रहे होंगे यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो इन की आवाज़ तो अपने आप निकल गई भाई। एथिलीन हो गया इसका साधारण नाम। अगर इसका नाम IUPAC पद्धति में देखें तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी संरचना को और अधिक खोला जाए तो आप कैसे लिखेंगे, आप लेंगे कार्बन परमाणु, ये भी आप कार्बन परमाणु लेंगे, इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। साथ ही हम क्या करेंगे, एक H इसका ऊपर जोड़ दिया, यहाँ पर एक H इसके सामने जोड़ दिया। ठीक है, इसके सामने भी इसी प्रकार एक H ऊपर जोड़ दिया और एक H इधर जोड़ दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो कार्बन की संख्या है, जो कार्बन का परमाणु क्रमांक हमारा होता है वो पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 और 4, जो चारों संयोजकताएं हमारी होती है वो पूरी हो गई। और यहाँ पर भी 1 और 2 3 और 4, ये पूरा हो गया आपका। तो ये जो इसका ही एक रूप है। ठीक है, इसको और खोल करके हमने आपको संरचना दिखाई है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये क्या कहलाते हैं, आपके ओलिफिन या एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार आपका C3H8 है, ठीक है। इसको भी आप अगर खोलें तो आप देख सकते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप C3H6 पे क्या है, C3 के बीच में एक सिंगल बॉन्ड CH और फिर डबल बॉन्ड है और CH2 है। क्या है आपका, CH2 है, ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, प्रोपिलीन। अगर इसका साधारण नाम देखा जाए तो प्रोपिलीन है, लेकिन अगर IUPAC पद्धति में आप इसका नाम देखें तो प्रोपीन हो जाता है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं एक तीसरा है जिसका नाम है एसिटिलीन श्रेणी अथवा एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एसिटिलीन श्रेणी अथवा एल्काइन, यानी क्या इसमें आइन आ गया, यानी इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, आपको शुरुआत करते हैं बिना देरी के साथ, ठीक है। इसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु के बंधित एक त्रिबंध होता है। इसमें क्या होता है, त्रिबंध अवश्य होता है, ठीक है। आइए हम पिछली स्लाइड पर लेकर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको क्या बताया था, एल्काइन, उसमें क्या आ रही है आवाज़, देखिए आप ध्यान से दोबारा देखिए अगर आपने ध्यान से नहीं देखा, इसमें आइन, एल्काइन यानी आइन की आवाज़ आ रही है। तो आइन का मतलब हो गया कि ट्रिपल बॉन्ड, ये देखिए एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें क्या होता है, आइन की आवाज़ आती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप नाम लिखते हैं, ठीक है। तो आइए वापस चलते हैं स्लाइड पर। तो देखिए इस श्रेणी में क्या होता है, 2 कार्बन के मध्य एक ट्रिपल बॉन्ड अवश्य होगा। क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड अवश्य होगा। इस श्रेणी के यौगिकों के IUPAC का नाम अनुरूप एल्केनों के नाम के लिए गए हैं, ठीक है। एल्केनों के नाम से लिए गए हैं। एल्केन के नाम में एन अनुलग्न हटाकर आइन जोड़ते हैं। इसमें जो एसिटिलीन श्रेणी या एल्काइन आप लेते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें क्या होता है, 2 कार्बन के मध्य क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड अवश्य होगा। साथ ही साहब आप क्या करते हैं, एल्केन के जो एन है, ठीक है, एल्केन कौन से होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एल्केन से आप एन हटा देते हैं और आइन जोड़ देते हैं, तो आपका क्या बन जाते हैं, एल्काइन श्रेणी बन जाती है या एसिटिलीन श्रेणी बन जाती है, ठीक है। अब आप एक एग्जांपल देखिए, पहला क्या देख रहे हैं आप, C2H6, ये क्या है, आपका एल्केन है। इसकी संरचना को हम आपको सामने खोल करके दिखाते हैं। जैसे कि क्या लेंगे हम, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। हम आपके सामने लेते हैं, C ले लिया हमने और एक और C ले लिया, ठीक है। अब हम इसकी संरचना आपको खोल करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी हम एक H जोड़ेंगे, यहाँ पे भी हम एक H जोड़ेंगे, साथ ही यहाँ पर भी हम एक H जोड़ेंगे, ठीक है, ये H है, ठीक है। और इसके साथ भी बिल्कुल सेम प्रोसेस हो गई, यहाँ पर भी एक H जोड़ा जाएगा, यहाँ पर भी एक H जोड़ा जाएगा और यहाँ पर भी एक H जोड़ा जाएगा। तो आप देखें, अगर आप देखें ध्यान से, तो आपको 1 2 3 4 5 और 6 कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं हमारे, 6 हाइड्रोजन परमाणु। और यहाँ कितने दे रखे हैं, यहाँ पे भी कितने दे रखे हैं आपको, 6 हाइड्रोजन परमाणु ही दे रखे हैं। साथ ही आपको कार्बन परमाणु कितने हैं, अगर आप कार्बन परमाणु देखें 1 और 2, और यहाँ पे कितने हैं परमाणु, 2 है। तो ये इसकी संरचना को हमने खोल दिया। तो ये क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो कैसे होंगे, एल्केन होंगे। और आपको दे रखा है एल्काइन, यहाँ पे क्या दे रखा है, एल्काइन। इसमें क्या दे रखा है, C2H2, ठीक है, C2H2। अगर हम इसकी संरचना को खोलें तो आप किस प्रकार देखेंगे इसको, देखिए आप ले लेते हैं C2H2 लेना है ना, तो एक C ले लिया, दूसरा C ले लिया। इसके बीच में हमने क्या पता है कि एक जो है त्रिबंध अवश्य आएगा, तो हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब इसके साथ ही हमने H2 दे रखा है, तो एक H इधर जोड़ दिया, साथ ही एक H हमने इधर जोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा एल्काइन।
क्योंकि इसमें क्या आ गया है, अब एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। तो ये हमारा क्या जो एन अनुलग्न है उसको हटाकर क्या लगाएगा, आइन लगाएगा, तो ये बन गया हमारा एल्काइन। ठीक है, इसका जो साधारण नाम आप देख पा रहे होंगे कि इसका साधारण नाम होता है एसिटिलीन, और जो इसका अगर आप IUPAC नाम देखें तो उसका नाम होता है एथाइन। ठीक है, इसी प्रकार C3H8 देखें तो आप अगर, ये तो हो गया आपका एल्केन, आप इसकी भी संरचना खोल करके देख सकते हैं। अगर आप एल्काइन में इसको देखें तो आपको नीचे संरचना खुली हुई दिख रही है, CH3 है, साथ ही एक कार्बन परमाणु और जुड़ा हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड करके आपका CH जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें कार्बन 3 संख्या, अगर आपको देखा प्रोपेन आ गया, प्रो आ गया आपके सामने, तो उसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या होगी 3। ठीक है, तो CH3 जुड़ा, साथ ही सिंगल बॉन्ड हुआ, फिर C जुड़ा, फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा और CH जुड़ा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, अगर इसका साधारण नाम देखें तो मेथिल एसिटिलीन है। अगर इसका IUPAC नाम देखें तो प्रोपीन है, प्रोपाइन, इन नहीं प्रोपाइन। अगर मैं इसमें लगा देता प्रोपीन तो ये बन जाता डबल बॉन्ड का। ठीक है, और डबल बॉन्ड में हमने इसको काफ़ी सारी करेक्शन करनी पड़ती। ठीक है, डबल बॉन्ड में पीछे आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप इसको ट्रिपल बॉन्ड इसके बीच आ रहा है तो ये बन जाएगा प्रोपाइन, क्योंकि इसमें एन अनुलग्न हटाकर आप आइन जोड़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप बिल्कुल ही इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फोर्थ समूह, चौथा समूह हमारा आ जाता है जिसका नाम है एल्कीन समूह या अथवा मूलक। ठीक है, एल्कीन समूह। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, ये बड़ा ही सिंपल होता है। ठीक है, आइए इसको समझने में बहुत ही आसान है, तो बिना देरी के साथ इसको भी फिनिश करते हैं। किसी एल्केन के अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देने के बाद बचे एक संयोजक मूलक को एल्किल मूलक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एल्किल मूलक कहते हैं। यानी हमने क्या किया, जो हमारे एल्केन होते हैं, एल्केन कौन से होते हैं हमारे, CH4, C2H6, C3H8, C4H10। इनमें क्या है कि एक कार्बन परमाणु को उसकी संयोजकता हाइड्रोजन जोड़कर, उसकी सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन जोड़ करके क्या होगी, उसकी संयोजकता पूर्ण हो रही है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे सभी एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर इसकी आप संरचना खोल करके देखें, यानी अगर आपको प्रोपेन खोल करके देखना है तो C3 है, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। उसके साथ ही आप हाइड्रोजन की अगर सभी संख्याओं को बिल्कुल समान करके जोड़े, ठीक है, जिससे कार्बन की जो संयोजकताएं भी पूरे हो जाए, तो वे सभी क्या है, एल्केन है। लेकिन अगर आप जो एल्केन है उनमें से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दें, यहाँ पर कितने हैं, CH4 है, और इधर कितने हैं, CH3 है, यहाँ पे कितने हैं, C2H6 है, और यहाँ पे C2H5 है। यानी हमने क्या कर रखा है, एक एक क्या है, कार्बन पर मतलब वो हाइड्रोजन परमाणु क्या है, हटा रखा है, और वो क्या बन जाता है, हमारा एल्किल मूलक बन जाता है। ठीक है, किसी एल्किल मूलक का नाम रखने के लिए इसके अनुरूप एल्केन के नाम से एन अनुलग्न हटाकर इल जोड़ देते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा एल्केन होते हैं, अगर हमें अपने उसमें क्या बनाने हैं, एल्किल समूह बनाना है, तो सबसे पहले हम इसमें से क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, और इसका जो अनुलग्न है उसमें क्या जो एल्केन होते हैं उसमें क्या आता है, एन आता है, तो एन को हटाकर हम क्या जोड़ देते हैं, इल जोड़ देते हैं, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, एल्किल समूह या एल्किल मूलक बन जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप बिल्कुल ही इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, तो लास्ट है। अच्छा, तो आइए जितना भी आप जो आपको पढ़ाया गया है, आपको लिखवाया गया है, आप इसको साथ के साथ पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए, अपने मतलब तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए, बिल्कुल ही हौसला अफजाई करते हुए पढ़ने का शेड्यूल अच्छे से बना करके आप लगातार मेहनत करते रहिए। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे, और आपको जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं 100% श्योर हूँ, बिल्कुल 101% श्योर हूँ। कोई 100% गारंटी देता है, मैं 101% गारंटी देता हूँ। जो बच्चा शुरू से लेकर के आखिरी तक हमारे साथ जुड़ा रहेगा, आपके सभी चैप्टर को तो मैं कवर करा ही रहा हूँ, आराम से धीरे धीरे हो ही जाएंगे। ठीक है, यदि आप हमारी सभी प्लेलिस्ट देखते हैं तो ट्यूशन की आवश्यकता तो आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो आइए, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टडी रूम 2.0। थैंक यू। ठीक है,
यानी आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके प्यार हमारे साथ यूं ही बनाते रहिए। तब तक आप रिवीजन करते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और आइए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।